क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच। ये कौन से अप्रोच का सवाल है? सवाल है हमारे पास कंजर्वेटिव अप्रोच। क्या बोल सकते हैं? रूढ़िवादी दृष्टिकोण। किसका? वर्किंग कैपिटल का, कार्यशील पूंजी का। डी, ज्यादातर बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, आई थिंक सही होगा। बाय मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी एंड यूजिंग लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या होता है कि जब रूढ़िवादी होते हैं तो वैसे भी वो हायर वर्किंग कैपिटल रखते हैं, ठीक है। एक तो जो वर्किंग कैपिटल होती है पहली बात तो हायर होती है, और दूसरा चाहे आपकी शॉर्ट टर्म की नीड्स हो चाहे लॉन्ग टर्म की नीड्स हो, दोनों को ही किससे पूरा किया जाता है? लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? चाहे आपकी बेटा शॉर्ट टर्म की नीड्स हो चाहे लॉन्ग टर्म की नीड्स हो, दोनों ही नीड्स को पूरा करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? जो आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं। क्या होते हैं? जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं। याद रखिएगा, मतलब ये डरपोक टाइप लोग होते हैं, ये रूढ़िवादी लोग होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। ये किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से सो इट दे प्रायोरिटाइज क्या करते हैं? सेफ्टी बाय मेंटेनिंग हायर लेवल ऑफ लिक्विडिटी एंड यूजिंग लॉन्ग टर्म। मतलब ये तरलता के उच्च स्तर को बरकरार रखने के लिए, मतलब लिक्विडिटी को और स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का उपयोग करते सूक्ष्म को प्रभावित करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म को इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हो जाता है? हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी रखा जाता है, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो चाहे कैश हो। इससे लॉन्ग टर्म के सारी जरूरतों को देखा जाता है, कैपिटल नीड्स की भी और शॉर्ट टर्म की नीड्स को भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? ये तीन टाइप है आप लोगों की, तो तीनों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला सवाल, एमएम अप्रोच में कौन सी जो assumption है वो ट्रू मानी जाएगी? अगर आपने assumptions पढ़ी है फिर तो सवाल सिंपल है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है फिर शायद बनाना मुश्किल होगा। मोदी गिरानी की जो बेसिक, जिसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन, क्या बोलते हैं? एक बेसिक कंडीशन की यहां पर बात की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। यस, यहां पे आप लोगों को एक बड़ा हिंट दे दिया उसने, परफेक्ट एफिशिएंट मार्केट, मतलब परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ये बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? अवेलेबल होती है। क्या होती है बेटा? परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन होती है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, मार्केट में जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन के लिए, इसीलिए तो परफेक्ट मार्केट है ना। परफेक्ट मार्केट का मतलब यही होता है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबके पास होगी, जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास होगी। वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास रहेगी, अगर वो मेरे पास है तो वो दूसरे पर्सन के पास भी होगा जो उस मार्केट में डील कर रहा है, तीसरे पर्सन के पास भी होगी, चौथे पर्सन के पास भी होगी। लेकिन ये जो है ना तो वो कोई टैक्स पे करती है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ना ही बैंक्रप्सी कॉस्ट को क्या किया जाता है? अकाउंटेबल माना जाता है। तो ये है मेन, एवरीवन इन द मार्केट हैज इक्वल एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यही हुआ कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, इसका मतलब ये है कि बाजार में हर किसी के पास समान जानकारी की समान पहुंच है और किसी भी निवेशक के लिए जानकारी का कोई लाभ या नुकसान नहीं है। तो मतलब जब सबको पता ही है तो आप उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ नहीं कर सकते, दे कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अगला सवाल, कैपिटल रैशनिंग से सवाल पूछा जा रहा है बेटा। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है ये आपने बताना है। चलिए, कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या होता है? वही है कि भाई आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आप उनमें से कौन सी चॉइस को यूज कर रहे हो, कौन सी को नहीं। सो कैपिटल रैशनिंग इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलोकेट लिमिटेड कैपिटल। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, मतलब पूंजी राशि एक रणनीति है जिसका उपयोग विभिन्न निवेश परियोजनाओं के बीच सीमित पूंजी संसाधन, मतलब आपके पास लिमिटेड सोर्सेज है और आप उसको किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मेरे पास 10,000 रुपए है तो उस 10,000 रुपए को मैं किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर क्या करूंगा? पैसा डालूंगा। सॉफ्ट रैशनिंग इन्वॉल्व एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट वी सॉफ्ट जो होता है ये इंटरनल होती है, जहां पर मार्केट के जो जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो होता है। और ये जो एक्सटर्नल लिखा हुआ है, मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये हार्ड रैशनिंग की लिखी हुई है। किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है? ये हार्ड रैशनिंग की लिखी हुई है। तो दो टाइप होती है, एक होती है सॉफ्ट रैशनिंग, सॉफ्ट में जो इंटरनल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, और दूसरा हार्ड। हार्ड का मतलब क्या हुआ? जब रैशनिंग जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज के बेसिस पे होगी, एक्सटर्नल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एक्सटर्नल के बेसिस पे। तो ये तो दोनों सिंपल है, ठीक है। बस सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला सवाल, जो सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है, मतलब इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बनाया जाता है, इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। उसका मेन मनोरथ क्या होता है? क्यों किया जाता है? ओके, डी, ठीक है। एनहांस क्रेडिट रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, बंडलिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्रिएटिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिस्क मिटिगेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग इनलिक्विड एसेट्स इनटू ट्रेडेबल। अभी तो बताया आप लोगों को। असल में इसमें क्या कर रहे हो आप? जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब आपके पास कुछ जैसे लोन पड़े हुए हैं, कुछ इनलिक्विड एसेट्स पड़े हुए हैं जो मतलब अभी 10-20 साल के लिए फंसे हुए हैं, तो उनको क्या कर देते हो? जब उनके पैसे की जरूरत होगी तब उनको ले लेंगे वापस, तब तक आप उसको कैपिटल, मतलब आप उसको क्या बना दोगे? आप उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दोगे। क्या बना दोगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दोगे। और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको मार्केट में क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, और सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो कैपिटल रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल रेज हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेज कैपिटल बाय सेलिंग दी सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। तो बड़े आराम से मार्केट में इन्वेस्टर्स को वो जो सिक्योरिटीज है वो क्या कर देते हो? बेच देते हो। अब ये कौन
कौन सा हो सकता है, मॉर्गेज भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में है, जो इनको इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। इस पर्पस के लिए वो वहां पर हमारे जो फंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं असल में ब्लॉक हो जाते हैं। उधर हमारे फंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस ब्लॉकेड फंड को हटाने के लिए हम इसका क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, कंजर्वेटिव अप्रोच ही क्वेश्चन में आ रही है। Okay, let's see. Let's see. The conservative approach to working capital management emphasizes financial current assets from long term sources. ठीक है कि जो भी हमारी फाइनेंस होगा, जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, उसका जो पैसा है या जो सोर्स है वो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। This approach aims to enhance financial stability and reduce reliance on short term debt for working capital. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है हमारी सही। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी इसी का था और ये जो पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ये भी उसी कांसेप्ट से पूछा गया। तो ये हम पिछली क्लास में भी पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं कि आप शॉर्ट टर्म से रिलाई ही नहीं करते हो। आप सब कुछ कहां से निकाल रहे हो, आप सब कुछ लॉन्ग टर्म से ही लेना चाहते हो। आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपको लॉन्ग टर्म से ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तीन तरीके की वर्किंग कैपिटल में अप्रोच होती है। ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड गॉर्डन डिविडेंड मॉडल assumes that firm has a perpetual life. This model does not specifically focus on constant growth in dividend. तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि गॉर्डन मॉडल है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये किस चीज के बारे में बताता है। गॉर्डन मॉडल की जो बेसिक असम्पशन है वो यही है कि हम ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, जो डिविडेंड है वो रेलेवेंट है फर्म की वैल्यू के लिए। तो वो क्या बताता है कि अगर तो आपका जो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, मतलब या तो आप 100% पे आउट कर दो, ग्रोथ फर्म है तो सारे का सारा पैसा अपने पास रख लो, अगर ग्रोथ नहीं है तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल हो जाती है तो उस केस में आप क्या हो जाते हो, आपको दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो सारे का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर सारे का सारा पैसा अपने पास रख लो। वो आपकी इच्छा, या तो सारे का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर सारे का सारा पैसा अपने पास रख लो। ग्रोथ में क्या करते हैं, ग्रोथ के अंदर अगर ग्रोथ फर्म है, लिख लो, अगर ग्रोथ फर्म है तो ग्रोथ फर्म में हमेशा जो डिविडेंड होता है वो 0% होता है और जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो 100% होती है। याद रखिए, क्योंकि ग्रोथ फर्म में हमने इस पैसे को अपने पास रख लेते हैं, ग्रोथ से हम और ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ स्केल पे जाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, इस वजह से। अगला सवाल, कल मैंने आप लोगों को एक्सपोजर्स पढ़ने को बोला था। कल क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक एक्सपोजर का, मैंने आपको बोला था कि घर से एक्सपोजर पढ़ के आइएगा। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। Dash exposure is a type of foreign exchange loss that affect foreign fluctuations companies future cash flow investment होते हैं। ये किसको बोलते हैं, दिस इज इकोनॉमिक। मतलब कल भी सेम ही क्वेश्चन था, कल भी आप लोगों का सेम ही था, मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन था, एक ट्रांजैक्शन था। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, जो कैश फ्लो के साथ रिलेटेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, अर्निंग के साथ। तो घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो ये किसके साथ रिलेट करता है, ये मनी के साथ ही तो रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट कर रहा है, मनी के साथ ही तो रिलेट कर रहा है। तो हमने कल की क्लास में भी इकोनॉमिक एक्सपोजर की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज भी आई है और हो सकता है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। आपको फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक सेम है, ऐसा क्या, एक सेकंड लेट मी जस्ट टाइम से कोई क्वेश्चन बन जाएगा कल को। नोन एज ऑपरेटिंग, मतलब मेन जो इसकी टर्म है वो इकोनॉमिक है, लेकिन ऑपरेटिंग में बोलते जाते हैं इसको। लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है। कल को हो सकता है इस पर्टिकुलर लाइन से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया से, तो मुझे बता, समझदार हो। अरे सेम है यार, मैंने खुद भी सर्च किया। Economic exposure also known as operating exposure can have a substantial impact on company's market value. Since it has a far-reaching effect is long-term in nature, companies can hedge against unexpected currency fluctuations by investing in foreign exchange trade. सेम है, अगर आप इन्वेस्टोपीडिया पे भी पढ़ोगे तो सेम है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, पता नहीं आपको पहले बताया या नहीं। इन्वेस्टोपीडिया वो एक तरीके की ना डिक्शनरी है, आपकी कॉमर्स की सारी टर्म्स, इको की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, बिजनेस मैनेजमेंट की, जितनी भी टर्म्स है ना वो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने अभी इस पे चेक किया क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे तो यही दिया हुआ है। बाकी एक बार अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। वैसे सेम ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ मतलब माइनर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कॉन्टेक्चुअली देखोगे तो सेम ही रहेगा। कल हमने डेट कैपेसिटी का क्या बताया था बेटा, डेट कैपेसिटी का मैंने आप लोगों को कल डेट कैपेसिटी का प्रोसेस वाला क्वेश्चन बनाया था। क्या बनाया था, डेट
उसी का अगर आपने उस चीज को पढ़ा था। डेट कैपेसिटी ऑफ कंपनी शुड नॉट एक्सीड, ऑब्वियसली बात है, तो जितनी आपकी डेट कैपेसिटी है उसके मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो भी आपका डेट है और जो आपका इक्विटी, अब इक्विटी तो आपके पास है ज्यादा या कम है, लेकिन आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बोलते हैं कि 2:1 है, तो 2 यूनिट है वो डेट की और 1 यूनिट इक्विटी की होनी चाहिए। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप ज्यादा डेट ले सकते हो तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर आप कम डेट लेते हो तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डेट है, नो डाउट हम बोलते हैं कि डेट है वो चीपर है, हमें पता है कि डेट है वो चीपर है, लेकिन एक और पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि जो डेट है वो एक चार्ज है आपकी, जो डेट है ना वो आप ले बिजनेस पे एक चार्ज है, और चार्ज का मतलब क्या होता है, ये एक ऑब्लिगेशन है। तो अगर आप ज्यादा डेट लोगे, जो आपकी डेट कैपेसिटी है उससे ज्यादा डेट लोगे, तो वो आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, वो आपके लिए खर्चा बन जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप फिर बिजनेस में पैसा बना रहे हो या नहीं, आइदर यू आर मेकिंग द बिजनेस और नॉट, लेकिन वो जो चार्ज है, वो जो डेट है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, इसका और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, सो इट इज क्रूशियल फॉर अ कंपनी टू डिटरमाइन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विद इन द लिमिट्स ऑफ डेट कैपेसिटी। आगे कर सकते हैं बेटा, आप लैपटॉप में भी और फोन में भी, दोनों में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो वीडियो को, वो जो लाइन सी बनी हुई होती है ना, उस पे ऐसे टच कीजिएगा, ऐसे ऐसे पकड़ के आगे खींचोगे तो चली जाएगी आगे। हाँ, न्यू बिजनेस में आप डेट को ने एक दिन पढ़ा रहा था, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को पॉइंट में डिफरेंस बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक होता है आप लोगों का शटडाउन पॉइंट, जहां पर आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाते हो, और दूसरा होता है आप लोगों का ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाता है, मतलब जितना कमा रहे हो उतना गवा रहे हो। तो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बनी है, पहली स्टेटमेंट है वो 2 है, क्या बोलता है, इज द लेवल ऑफ सेल एट व्हिच कंपनी शुड हैव इक्वल टू टोटल सेल, चेंज इन द सेल प्राइस पर यूनिट हैव इनवर्स इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन, इनवर्स थोड़ी होगा पर यूनिट, चेंज इन सेल का इनवर्स नहीं होगा, लेकिन क्या होगा बोला, पर यूनिट डोंट हैव इफेक्ट हायर सेल पर यूनिट जनरली लोएस्ट द ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इट मींस योर यूनिट्स नीड टू बी सोल्ड टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक तरीके से ऑपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, वो ऑपोजिट तरीके से लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट सही से डिफाइन कर रही है आप लोगों ने किसको, ब्रेक इवन पॉइंट को, इट एक्चुअली एक्सप्लेन द ब्रेक इवन पॉइंट। अगला सवाल, फॉरेक्स स्वैप क्या होते हैं? कल भी हमने शायद पढ़ा था, हमने कल से पढ़ा था स्वैप, तो नहीं आएगा किसी भी तरीके से, अगर यहां पे भी पढ़ते हो स्पॉट भी तो है, मतलब स्पॉट भी होगा और मार्केट डिटरमाइन भी होगा, जो जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट से कि आज आपने बेच दिया एंड फॉरवर्ड रीपरचेज ऑफ द सेम करेंसी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसको क्या करोगे, परचेज करोगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपका इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है उसको कम करना, ऑब्जेक्टिव लिख लो, इंटरेस्ट रेट के रिस्क को कम करना, इंटरेस्ट रेट के रिस्क को क्या करना, कम करना। हम इंटरेस्ट रेट के रिस्क को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है वो रिड्यूस होता है। और इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है बेटा, इसका सीधा कनेक्शन करेंसी के साथ है, यहां पर कोई डेरिवेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, यहां पर कोई डिराइव्ड वैल्यू नहीं होती है, यहां पर कोई डेरिवेटिव वैल्यूज नहीं होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी ऑफ अ रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट। वैसे ये भी डेफिनेशन इसकी सही है, डी भी सही है, एक्सचेंज करेंसी एट रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों ही सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन 4 भी ठीक ही है, मतलब सेकंड और फर्स्ट और थर्ड तो नहीं आएगा। अगर आप देखो तो अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये भी सही है, दिस इज आल्सो करेक्ट जहां तक मुझे, क्योंकि मार्केट करेंसी एट अ रेट डिटरमाइंड एक्सचेंज करेंसी, हां वही हो गया ना, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस ये थोड़ी सी डिटेल में दे दी गई और ये वाला भी सही है, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये ऑप्शन जेडी सही नहीं होगा, बाकी दोनों करेक्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, एक बेसिक डेफिनेशन और एक टेक्निकल डेफिनेशन। देखो इसमें पता क्या होता है, अगर दो ऑप्शन होती है तो आपको, आप अगर जोन का पेपर देखोगे उसमें दो सवाल ये ऐसे दिए हुए सिंगल स्टेटमेंट वाले, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को, फिर आपने चाहे पहला सिलेक्ट किया तो भी आपको मार्क्स मिले, आपने तीसरा सिलेक्ट किया तो भी आपको मार्क्स मिले, ठीक है जी, चाहे आपने पहला सिलेक्ट किया तो भी आपको मार्क्स मिले, चाहे आपने तीसरा सिलेक्ट किया तो भी आपको मार्क्स मिलते, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। GD इक्वल टू GC, ठीक है, ये तो वैसे द फर्म्स ग्रोथ रेट अलाइन विद ग्रोथ रेट फॉर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल सप्लाई टू फर्म, दिस फॉर डिमांड एंड दिस फॉर कैपिटल सप्लाई। ठीक है, ये तो एब्रिविएशन से सवाल था। इक्विलिब्रियम क्या इंश्योर करता है, ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, बोलते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर दैट फर्म कैन एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इन हार्मनी विद इंक्रीज इन डिमांड व्हाइल हैविंग एक्सेस टू नेसेसरी कैपिटल टू सपोर्ट दैट। अगर डिमांड बढ़ती है तो आपके पास उतने सोर्सेज हैं कि उस डिमांड को अपनी ग्रोथ के साथ क्या कर सको, मैच कर सको, मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ की कैपिटल सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड तो लगातार बढ़ रही है लेकिन आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप उस डिमांड को कैसे पूरा करोगे। तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ग्रोथ फर्म के लिए, वो ये असम्पशन देता है कि अगर आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, अगर आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही है तो आपके पास उतनी कैपिटल है, आपके पास उतना पैसा है कि आप उस डिमांड को क्या कर सकेंगे, आप उस डिमांड को मीट कर पाएंगे। ये बोला गया कि आप उस डिमांड को मीट कर पाएंगे, मतलब डिमांड अपनी जो कैपिटल है उससे अपनी सप्लाई को मैच कर पाएंगे। फैक्टरिंग किस पर्पस के लिए होता है, फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, ये वैसे डेट कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, फैक्टरिंग को यूज किया जाता है डेट कलेक्शन के लिए, पैसे से कैश टू इंक्रीज द कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल टू एक्सटेंड क्रेडिट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। ये तो है नहीं, नॉन मतलब आप क्या करते हो फैक्टरिंग में, क्या करते हो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैक्टरिंग इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू कन्वर्ट नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू कैश, दिस प्रोसेस प्रोवाइड द कंपनी विद इमीडिएट एक्सेस टू कैश। फैक्टरिंग हैज इंक्लूड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। बाकी सब ऑप्शंस क्या है वो आप लोगों की नेगेटिव है। व्हाट आर द वेट लीज इन एविएशन टिपिकल इन्वॉल्व, ये नया टर्म है, यहां पर आप लोगों को एक नई टर्म सीखने को मिलेगी, यू विल लर्न वन न्यू टर्म इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज वेट
लीज इन एविएशन, होता है जहाज, एविएशन, हवाई जहाज, प्लेन, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है एविएशन, किया जाता है। अब जहाज उसको दे रख के लिए दे रहे हो, उसके साथ साथ मेंटेनेंस सपोर्ट भी दे रहे हो, साथ में क्रू मेंबर, समझ रहे हो ना, मतलब प्लेन भी दे रहे हो, स्टाफ भी दे रहे हो, साथ में मेंटेनेंस भी दे रहे हो, ठीक है जी, प्लेन भी दे रहे हो, स्टाफ भी दे रहे हो, साथ ही साथ मेंटेनेंस की भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वेट लीज। तो ये आप लोगों ने शायद पहली बार पढ़ा होगा। One or more crew member. In this arrangement, the owner of aircraft not only provides the physical aircraft, उसने क्या बोला कि जो जहाज है वो तो देंगे ही देंगे, but also ensures that it is operated safely by providing the necessary crew, उस जहाज को चलाने वाला crew, और साथ ही उसकी जो मेंटेनेंस है उसको भी रिक्वायर्ड है। तो याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है वेट लीज से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेट लीज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट लीज। एविएशन में यूज की जाती है, एविएशन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? एविएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, मैं इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ड ही आप लोगों को बहुत बार करने को मिलेगा, आपने टीवाई को लगा रखे हैं, तो ये वर्ड ही अपने आप को देखने को मिलेगा। अब विदाई के टाइम पे पैसे भी देके जाते हैं हम कि भाई जो फाइनेंस को पढ़ रखा है कहां पे यूज किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एडिशन होती रहती है, पता है, मूल्य योजकता सिद्धांत, वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, मतलब समझो ना कि a + b, सो a + b + c, फिर d, तो a + b + d + e, तो एडिशन है वो लगातार होती जाती है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हो, ये देखते हो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, क्या करते हो, कंपेयर करते हो, और अगर आपकी इनफ्लो ज्यादा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, और अगर कम है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि हम इसको चलाएंगे, ये हम इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे उस प्रोजेक्ट में, और ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये उधर भी बहुत इस्तेमाल होती है जहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए यूज की जाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी 1 है और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी 1.3 है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, मतलब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप दोनों की एनपीवी को क्या कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, उसमें से जो ज्यादा है उसको क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैश फ्लो वेदर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू एट एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अगला सवाल, इट्स दैट डिस्टिंग्विश प्रोटेक्टिव इनवॉइस फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ, तो ये भी आप लोगों के लिए कुछ नई टर्म्स है, वैसे तो आप लॉजिकली बना सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एग्रीमेंट, ठीक है, समझ लो ना, नाम से ही पता चला, प्रोटेक्टेड इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्या बोला, प्रोटेक्टेड इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्या बोला, प्रोटेक्टेड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हम पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, हम ये पता ही नहीं लगने देना चाहते हैं कि जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स है वो क्या है या किसके साथ है, क्या उसका सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एक न्यू टर्म है, दिस इज आल्सो वन न्यू टर्म, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एक नई टर्म है, तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है बेटा, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो in protected invoice discounting, the financing arrangements is not confidential, meaning that customer of client are informed. This is contrast to traditional invoicing. Confidentiality is confidential लिखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करिए ऑप्शन के हिसाब से, मतलब डेफिनेशन सही लिखी हुई है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला सवाल का पार्ट नहीं है, अच्छा अनीस, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दो कंपनीज की तो यहाँ पे डिफिकल्टी आता है, कभी नहीं होता, जाते हैं एक कंपनी है उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल 40 दिन का, मतलब 40 दिन में पैसा आ रहा है, दूसरी कंपनी के पास 80 दिन में आ रहा है, तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंपनी बेटर है, मतलब एक इनकी बेटर लिक्विडिटी 40 दिन में पैसा आ रहा है, वही पैसा एक्सवाईजेड के पास कितने दिन में आ रहा है, 80 दिन में आ रहा है, एक जगह तो वही पैसा 40 दिन में आ रहा है और एक दिन उसी कंपनी में दूसरा पैसा 80 दिन में आ रहा है, तो 40 और 80 का जो डिफरेंस है वो विजिबल है, तो सामने आपको नजर आ रहा है। शॉर्टर वर्किंग कैपिटल मतलब आप जितना कम टाइम आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा उतनी जल्दी आप अपनी जो चीजें हैं, जो आपके असर्स हैं, उसको कैश में उतनी जल्दी क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो। एक कंपनी है वो उसी को 40 दिन में कन्वर्ट कर सकती है और जो बी कंपनी है वो उसी को 80 दिन में कन्वर्ट कर सकती है, तो फर्क होगा ना। अगला सवाल, ओके, द क्वेश्चन ऑफ बफर बिफोर द कंपनी इंटरलॉस, द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल नहीं होता है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होगा, दैट अ कंपनी हैज बिफोर इट स्टार्ट्स सफर लॉसेस, मतलब मार्जिन आपने रखा हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मतलब जब आपको लॉस से पहले आपने कितना पैसा अपने पास रखा हुआ है, समझो, जो आपके पास, जैसे बोलते हैं ना कि आपका एक्सपेक्टेड है इतना, यहां से लॉस शुरू हो जाएगा, अब उससे पहले आप कुछ बफर स्टॉक समझ रहे हो ना, तो बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, एक्सपेक्टेड और बजटेड सेम तो नहीं था, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, बजटेड एंड एक सेकंड, डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्सपेक्टेड और ब्रेक इवन, ठीक है, एक्चुअल सेल्स नहीं है, यहां पर आप बोल रहे हो ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक्चुअल सेल्स ना, ब्रेक इवन सेल्स, ये वाला, ये इस वजह से गलत हुआ, मतलब पहला स्टेटमेंट है, इंडिकेट हाउ मच सेल कैन डिक्लाइन बिफोर द बिजनेस ऑपरेटेड एट द लॉस, मतलब ये आप लोगों को ये बता सकता है, ये वाला पॉइंट आपको ये बताता है कि लॉस से पहले आपकी सेल कितना नीचे गिरी, लॉस से पहले आपकी जो सेल है वो कितना नीचे गिरी। एक सेकंड, तो चेक कर लेते हैं, रुको एक सेकंड, मैं एक बार बता देता हूं, फॉर्मूला देख लेते हैं, इवन पॉइंट इनटू 100 है ना, इसका फॉर्मूला क्या क्या बोल रहा है, सेल गलत, अब एक्चुअल सेल करंट सेल माइनस जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, डिवाइडेड बाय करंट सेल बेस में इनटू 100, तो इसमें एक्चुअल का तो नहीं देना होगा, समझ आ गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखते हो तो क्या बता रहा हूं आपको, इसी चीज के बारे में बता रहा हूं आपको, एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल का डिफरेंस लेना है, एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी करंट सेल और ब्रेक इवन सेल, जो करंट मतलब एक्चुअल क्या बोलते हैं वो इधर यहां पर, इस क्रूशियल फॉर ऐसी कंपनीज रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, फॉर्मूला भी लिख लीजिए, हां ब्रेक इवन एक्चुअल और ब्रेक इवन, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं बेटा, इस वजह से, ठीक है, समझ आ गया।
यार ये मतलब ये आप सेल्स के उस लेवल पे आ गए। ब्रेक इवन सेल का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ही होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कंपनी को लॉस हो रहा है, ये दो वाला पॉइंट हो गया। इस वजह से सेल लीज बैक अरेंजमेंट कौन सा है? सेल लीज बैक अरेंजमेंट। सेल लीज बैक अरेंजमेंट कब होना है मतलब लोगों को आपको पता चलेगा कि अभी जो बफर है भाई उस पॉइंट पे आ गए हैं। इससे नीचे जाएगा तो एक्को का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको सेल और लीज बैक में क्या होता है कि पहले आप एक एसेट को खरीदते हो, फिर उसको बेच देते हो, फिर उसको लीज पे ले लेते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? बाय करोगे, फिर सेल करोगे और फिर उसी को लीज पे ले लोगे। एसेट भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था जो हमने कल भी पढ़ा था। अगला सवाल, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अंडरराइटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? हम अंडरराइटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरराइटिंग? अंडरराइटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक सेकंड, प्रॉपर यही हुआ क्या? एक सेकंड। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग इज टू बैलेंस रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्ले द क्रूशियल रोल इन सच रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू मेक प्रॉफिट मस्ट इंश्योर दैट मैनेजर। ठीक है, गारंटी तो नहीं देखो, इसका लोन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ रिस्क, नहीं प्रॉफिटेबिलिटी मतलब सिर्फ रिस्क का कनेक्शन ना हो तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा बेटर है। अंडरराइटिंग क्या करते हैं? अंडरराइटर्स होते कौन है? अंडरराइटर्स वो प्लेयर्स हैं, अंडरराइटर्स आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपको तब सहायता करते हैं जब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि आपकी एप्लीकेशन मनी जो 90% वाला क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता। वो क्या बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जो बचे हुए शेयर हैं वो हम खरीद लेंगे, वो जो बचे हुए शेयर हैं वो हम। देखो इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना, इसका दोनों चीजों के साथ। देखो पहली बात तो अगर आपके शेयर बिकते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, पहली बात तो आपके प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। और दूसरा क्योंकि वहां पर एक रिस्क है कि अगर नहीं बिकते हैं तो वो आप लोगों को आप वो वाले शेयर को खुद खरीद लेगा। वो अश्योर करता है कि कोई बात नहीं, आप आईपीओ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो कंपनी को क्या बोलते हैं? वो कंपनी का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि ऐसे करो, आप आईपीओ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आईपीओ सेल नहीं होता, तो आईपीओ सेल नहीं होता तो जितना आपका कम सेल होगा या जितने शेयर आपके कम सेल होंगे वो सारे शेयर कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेगा। वो सारे शेयर को कौन खरीदेगा? अंडरराइटर बोलता है कि वो सारे शेयर मैं खरीदूंगा। अरे आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं, आप समझने की कोशिश करो, कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करो। एक ठीक है, पहला ये कि कंपनी का जो आईपीओ है वो उतना बड़ी प्रॉफिट में है, और अगर कम होता है तो इसका मतलब कंपनी रिस्क में। तो यहां पे मानो बीच में अंडरराइटर आता है, तो पहला तो वो ये वाला जो गैप है इस वाले गैप को पूरा करेगा। इस वाले गैप को पूरा करेगा तो ऑब्वियसली बात है आप प्रॉफिट में जाओगे ओवरऑल, मतलब नो डाउट अंडरराइटर का कमीशन है वो अलग है। और दूसरा अगर नहीं आप इस पॉइंट पे थे तो यहां पर आपके जितने भी लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं आप लोगों को सारे के सारे शेयर वापस करने पड़ते हैं, तो वो जो रिस्क है उसको। ठीक है, मेरी समझ लीजिए क्वेश्चन पे मत जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अगर सही से फ्रेम नहीं है, मुझे अंडरराइटर का कांसेप्ट समझाना था। अगर इस तरीके का सवाल आता तो एनटीए इसी क्वेश्चन को हम, क्योंकि बाकी इसमें मेरे को कोई ऑप्शन आसपास में ये नहीं बोला कि 100% हुआ, मतलब आप इसको मान लो कि 50% भी हुआ, लेकिन ये तो सारे 0% है, ये भी 0% है, ये भी। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बताया जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बारे में। अब ये तो पता होना चाहिए ऑफ बैलेंस एसेट फाइनेंशियल मेथड, ऑफ बैलेंस शीट ना ही होगे ये तो एक सेकंड वो तो है जो आप बोल रहे हो, वो कमेंट में जो मैंने पढ़ा है। अपीयर्स टू द लीज, बैलेंस शीट अलाइन द लीज टू कीप द एसोसिएट लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म लीजिंग ऑफ एसेट्स वेयर द लेसी डज नॉट टेक ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड इज कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग रेदर देन लॉन्ग टर्म। दिस कंसीडर्ड फाइनेंशियल लीज वेयर द लीज एसेट्स इज रिकॉर्डेड। ठीक है, समझ आया? आप जो तीन स्टेट जो आपने तीन टाइप्स लिखी हैं बता मैं बता रहा हूं, नहीं लीज आएगा, मैं आपको बताऊं। ये जो ऊपर कमेंट आया था बताता हूं, एक सेकंड यहां पे कमेंट आया था, एक सेकंड बताता हूं। ये वाला फैक्टरिंग सिक्योरिटाइजेशन, उसके साथ देखो ऑपरेटिंग लीज इक्विटी शेयर में ग्रेड करेंगे। अब ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि आपने एक एसेट को लीज पे लिया है जिसका ओनरशिप मतलब जिसको बोलते हैं कैंसिलेबल। एक इसका जो लॉजिक है वो यही है, दिस लीज इज कैंसिलेबल लीज। जो फाइनेंशियल लीज है वो कैंसिलेबल नहीं हो सकती। यस, और भी होती है नो डाउट, दे आर ऑफ बैलेंस शीट, और भी फाइन ऑप्शन होते हैं जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन बोला आपने, फैक्टरिंग बोला, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो प्रैक्टिकली या टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा है, इसमें से वो कौन सा है जो इन तीन कैटेगरी में फॉलो नहीं करता। देखो ट्रेड क्रेडिट को ऑब्वियसली बात है, इक्विटी इश्यूएंस है या फिर लॉन्ग टर्म है। लेकिन ऑपरेशनल लीज या ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये है कि उसको आप सिर्फ ऑपरेशंस के लिए क्या कर रहे हो, लीज पे ले रहे हो। जैसे ही आपका काम खत्म होगा तो आप उसको क्या कर दोगे? यू विल रिटर्न इट। आप उसको क्या कर दोगे? रिटर्न। अब मुझे एक बात बता दो, चलो आपकी बात के साथ एग्री करता हूं, लेकिन अगर आपको, चलो ठीक है, अगर आपको ये चार ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है तो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है या सिक्योरिटी का ट्रेड का है? ऑपरेशनल का कैसे दिखाओगे आप बताइए? वो तो शॉर्ट टर्म है ना। आया कि जब आप पेपर में जाते हो ना, जब आपके सामने कोई सवाल आता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि सर ये पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मुझे यहां पर अप्लाई करना है। अब दूसरे में क्या होता है, आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? फ्लेक्सिबल। अगर आप एनटीए के पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स की बात कर रहा हूं और की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एनटीए के सवाल उठा के देखोगे तो आपको मिनिमम 5% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो आपको बोलोगे सर इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अगर आप उसमें एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हो कि यार इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आप लोगों को 5% क्वेश्चन में देखने को, और इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये फैक्ट है। मैं तो ठीक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि यहां पर आप लोगों को उस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। वहां पर देखो फॉर एग्जांपल, चलो ये आपका क्वेश्चन था, आपने अपना लॉजिक लगाया, सब कुछ कर लिया, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन को बनाते हुए? सर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूं कि ठीक है भाई एनटीए ने जो लॉजिक लगाया होगा वो अपना होगा। लेकिन दूसरा, अगर इसी के अंदर आप बोलोगे सर इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आओगे? यू कांट स्किप। इस वजह से ये जो एनटीए का पेपर है ना, ये कोई सीए का एग्जाम है, ऐसा एग्जाम नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखनी पड़ेंगी और आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरफिटिंग का क्या? फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दोनों मतलब एक जैसे होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जो कॉन्टेक्चुअली दोनों सेम होते हैं। बेटा का कांसेप्ट आता है वो बहुत अच्छी बात, उसके लिए फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए, फाइनेंस जो फाइनेंशियल होती है ना, उसकी एक कंडीशन होती है कि वो जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना एसेट की, उतनी देर के लिए ली जाती है, उतना कॉस्ट ले लिया, तो उसमें कंडीशन भी होती है। एक तो जो फाइनेंशियल लीज है वो नॉन कैंसिलेबल होती है, आप उसको उसकी वर्किंग लाइफ में कैंसिल नहीं कर सकते, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप उसको परचेज भी कर सकते हो। समझ आएगा? आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। देखो मैं आपको पहले बताया था
ये सेम टॉपिक अगर मेरे को सीए के पॉइंट से पढ़ाना पड़े तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बीकॉम को पढ़ाना पड़े तो उसका तरीका अलग होगा, और एनटीए को पढ़ाना पड़े तो उसका तरीका अलग होगा। मैंने तीनों को पढ़ाया, बीकॉम को भी पढ़ाया है, सीए फाउंडेशन को भी पढ़ाया और यूजीसी नेट को भी पढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा मैच्योर हो तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हो। बीकॉम वाले फाउंडेशन वाले बच्चों को इतना समझ नहीं आता जितनी जल्दी आप समझ आते हो। तो ये तो हो जाएगा प्रोवाइड लॉन्ग टर्म। देखो लोन के साथ इसका लेना देना नहीं है, रिसीवर फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक का क्या लेना, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज तो फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो जो फोर फिटिंग और फोर फिटिंग है, ये बेसिकली पर्पस ही ये होता है कि भाई किसी कोई आपके क्रेडिटर है, आपने किसी को उधारी पे सामान दिया है, तो वो उधारी पे जो सामान दिया है तो वो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है। तो ये वाले बोलते हैं कि ठीक है हम आपको पैसा दे देते हैं, उनसे रिकवर हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हम 5% कमीशन लेंगे या 10% कमीशन लेंगे, तो वो पैसा आपको मिल जाता है। तो ये दोनों में फैक्टरिंग और फोर फिटिंग में कंसेप्ट सेम ही चलता है। ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट है ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो टाइम पे पूरी हो जाए। वो पैसा आपको मिलना चाहिए महीने के बाद, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फैक्टरिंग और फोर फिटिंग वाले आपको हेल्प करते हैं। इसलिए ये देखो अभी पढ़ाया मैंने आपको, अभी समझा रहा था, यही चीज समझा रहा था आपको, ये क्वेश्चन आपको अभी समझा रहा था। अभी तो पता होना चाहिए। बताया था, अभी बताया, अभी बताया कौन सी लीज होती है, फाइनेंशियल लीज होती है। फाइनेंशियल लीज होती है क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, इट इज अ नॉन कैंसिलेबल लीज। ये आप लोगों की क्या है, एक नॉन कैंसिलेबल लीज होती है जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि जितनी आपकी लीज रेंटल्स होती है ना, जो भी आपकी लीज रेंटल्स हैं वो लगभग आपके एसेट की इकोनॉमिक लाइफ के बराबर होती है। तो जो लेसर होता है, लेसर कौन होता है, ओनर। जो लेसर होता है, जो ओनर होता है, तो आपको एक ऑप्शन दे देता है कि भाई तूने उतना पैसा तो दे ही दिया जितने की इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, तो अगर तू आज इसको खरीदना चाहता है, अगर तू आज इसको परचेज करना चाहता है तो इसको परचेज कर सकता है। अगला सवाल, येन बॉन्ड्स। अब इस यूरो बॉन्ड या यूरो बॉन्ड फाइनेंशियल मेथड की बात हो रही, अब क्यों क्या था यहाँ पे कितने सारे हिंट दिए थे जापानीज, तो आपने सप्लाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, आपको येन बॉन्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ग्लोबल का, यूरो का, साथ में इंडिया का जो मसाला बॉन्ड है। ठीक है, ये जो मसाला बॉन्ड है इसका मीनिंग आप लोगों को क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। एग्जाम में पूरे चांसेस है कि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर आर चांसेस कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पूरे चांसेस है कि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो क्या बोल रहा है, समुराई बॉन्ड इज येन डॉलर। येन क्या है, ये आप लोगों की जो जापानीज की करेंसी बॉन्ड इशू इन टोक्यो बाय नॉन जापानीज कंपनी, जैसे पढ़ते हैं ना एडीआर, एडीआर और जीडीआर जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से काम करता है। मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो नॉन अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका में करना चाहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिट। अमेरिका के बिना बाकी सब यूरोप मार्केट में ग्लोबल चलता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, ये वहां पे आता है। ठीक है, यस। अगला ऑपरेटिंग लीज से क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है। BAB ऑपरेटिंग द लेसी रिटेन, लेसी लिखा हुआ है, दोनों ही गलत है क्योंकि लेसी नहीं होना चाहिए था, दोनों जगह पर लेसर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग उसने सिर्फ ऑपरेशंस के लिए दी है, और ऑपरेशंस के लिए दिया है तो उसकी मेंटेनेंस भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको बियर करने पड़ेंगे। समझ लो ना, जैसे गाड़ी लीज पे देते हो, जब आप गाड़ी लीज पे देते हो तो जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने आपको लीज पे दे दी, तो एक तो ओनर मेरे पास है, मैं लेसी नहीं, मैं लेसर हूं, और कल को गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, समझने की कोशिश करो, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो लेसी थोड़ी देखेगा, जिसके घर में गई गाड़ी वो थोड़ी देखेगा, जो ओनर वही तो देखेगा ना। एक सेकंड, फिर क्वेश्चन में एक सेकंड क्या लिखा हुआ, एक सेकंड, ओनरशिप ऑपरेटिंग द लेसर रिटेन, हां तो ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, या तो इधर ट्रू होना चाहिए था। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, बोले कि फॉल्स है, अच्छा फॉल्स है, इन एन ऑपरेटिंग लीज द लेसी रिटेन ओनरशिप, ये तो गलत है, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स है, तो आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये होना चाहिए। आंसर में कुछ दिक्कत है, फॉल्स तो दोनों ही फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में जो लेसी है उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, लेसर का लेना है। ठीक है, हां वो क्वेश्चन गलत वो होगा, मार्क हुआ होगा, ये आना चाहिए बोथ फॉल्स, ये वाली बोथ, मतलब इधर ऐसा होना चाहिए था, फॉल्स होना चाहिए था, ऐसे इधर फॉल्स साथ में फॉल्स वर्ड लिखा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ऑपरेटिंग लीज के पॉइंट्स क्लियर है ना सारे, कि ऑपरेटिंग लीज क्या है और किस तरीके से काम करती है, वो ज्यादा जरूरी है। हां, ऑपरेटिंग लीज क्या है, अरे सही है, वो बात में आपकी समझ गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे एक तो फॉल्स लिखा होना चाहिए था, नीदर स्टेटमेंट 1 ना करिए वाला फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर सी है वो होना चाहिए था। ऑपरेटिंग लीज के सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं कि लीज का लेसर देखो, समझ ना, मेंटेनेंस भी कौन करेगा, लेसर करेगा, यूज तो लेसी के पास होगा, और ओनरशिप किसके पास रहेगी, लेसर के पास रहेगी। ठीक है, क्लियर है, हां सही है, अरे वो हो जाता है यार, इतनी टेंशन मत लिया, ये कोई फाइनल के क्वेश्चन थोड़ी है कि इसमें ये गलत हो गया, वो हमें तो कांसेप्ट पे काम करना है, हमें चीजों को याद करना है, हमें चीजों को समझना है। अगर आप मेरी तरह लकीर टेक्स्ट को पकड़ना ये साबित करता है कि बेटा आप लोग पढ़ते हो, आप बताते ही नहीं, तो मैं भी शायद उसी तरीके से पढ़ा देता, क्योंकि मैं में कॉन्सेप्ट यही नाम था उसका, कैश मॉडल। The minimize the cost of holding cash and cost of converting marketable securities. The primary objective है maximizing the interest rate, minimize the total cash balance और maximize the first profit through strategic investment. ठीक है, तो ये आपका ये भी कैश मैनेजमेंट की मॉडल है, कभी पढ़ा था, तो ये दो तीन कैश के मॉडल है ना, उसको पढ़ के जाइएगा। बॉबल्स का मॉडल का था, आई थिंक वो गॉर्डन वाला का मॉडल था, जो मैच करने के लिए बोला था, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब कम से कम कॉस्ट में आप क्या कर सको, आप सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर पाओ, कम से कम कॉस्ट में आप मार्केट को सिक्योरिटी
जब मैं पढ़ता था तो मेरे को ना, मैं मतलब मेरा सिस्टम क्या होता था ना, मेरे से बिना लिखे पढ़ा नहीं जाता था। मैंने पता नहीं सारा सिलेबस कितनी बार लेकर दिया था, पता नहीं कितना, मेरे को ऐसा होता था कि मैं रिवीजन भी कर रहा हूं ना तो मेरे हाथ में हमेशा पेन होना जरूरी होता था। अभी मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ता हूं ना तो मेरा ऐसा होता है कि मेरे हाथ में पेन हो, चाहे अंडरलाइन करो चाहे लिखो। आपने देखा होगा कोई टॉपिक है वो चाहे कुछ भी ना उसमें समझाने के लिए फिर मुझे पेन लगाने की, अंडरलाइन करने की, चक्कर लगाने की, ये सब बहुत आदत है, वो पहले से ही है जब मैं खुद पढ़ता था इन सब चीजों को। अभी तो आपका सिलेबस भी अपडेट होगा, अपडेट तो क्या ही होगा यार, 5-10% अपडेशन होगी और क्या ही अपडेट करेंगे। ये आपको, आप गूगल पे जाके लिखो मॉडल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट मिल जाएंगे। और उसके बाद ना जब भी गूगल पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हो ना तो वेबसाइट पे जाओ, इमेजेस को सिलेक्ट किया करो, जिस इमेजेस में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन हो ना उस वेबसाइट पे जाओ। गूगल करने का भी तरीका होता है, गूगल करने का भी तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को गूगल करना भी नहीं आता, वो गूगल पे टॉपिक सर्च करके वेबसाइट पे घूमते हैं बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं होता, किसी भी टॉपिक को याद रखिए, किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका कंसाइज मीनिंग पढ़ो एक बार, बस इन डेप्थ नहीं पढ़ते, सिर्फ कंसाइज मीनिंग पढ़ो। कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद उसकी डेप्थ में जाओ। अगर पहले डेप्थ में जाओगे तो मीनिंग कंफ्यूज कर देगा। मैक्सिमाइजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सिंपल है, इसमें कुछ खास लेना देना है ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि आप क्या करना चाहते हो एक फर्म में जब आप हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दो ही ऑब्जेक्टिव से कैपिटल स्ट्रक्चर काम करता है। पहला कि जो आपकी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको वैट बोला जाता है, इसको रिड्यूस करना और वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करना। यही तो दो ऑब्जेक्टिव है और इसके अलावा कौन सा ऑब्जेक्टिव, यही दो ऑब्जेक्टिव है जिसके बेसिस पे ट्रेडिशनल में यही बोलते हैं। ट्रेडिशनल में आपको यही देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, मिनिमाइज वैक, वैक का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला सवाल, वर्ल्टन मॉडल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर एक फर्म ग्रोथ फर्म है तो वो क्या करेगी, अगर ग्रोथ फर्म है तो वो क्या करेगी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। कि हम डिविडेंड तो देंगे ही नहीं, हम पूरे का पूरा पैसा क्या करेंगे, वी विल रिटेन इट, हम सारे का सारा पैसा रिटेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। और इसके ऑपोजिट होता अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता किससे, रेट से, तो फिर क्या करोगे, 100% क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब डिविडेंड दे दोगे। और अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके रेट ऑफ रिटर्न के बराबर हो जाए तो उस केस में आपका जो डिसीजन होगा वो इंडिफरेंट हो जाएगा। इंडिफरेंट हो जाएगा, इंडिफरेंट का मतलब क्या होगा बेटा कि फिर वो आपकी इच्छा है कि या तो आप सारा पैसा बांट दीजिए या फिर सारा पैसा अपने पास रख लीजिए, वो आपकी इच्छा। तो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को दे दिए, तीनों पॉइंट्स यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तीनों को ही आप लोगों ने याद रखना है। अगला सवाल, ये वाला गलत हो गया, इसमें क्या होगा इधर, ये किसका है, अच्छा ये कौन से डिसीजन है आप लोगों ने बताना है। ये इन्वेस्टिंग डिसीजन है, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया। इन्वेस्टिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है या फिर डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। मतलब इसमें आंसर क्वेश्चन कुछ और था, ऑप्शन वो गलत आ गए, थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। फाइनेंस कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बेटा, आप फाइनेंस कर रहे हो मतलब आप पैसा लेके आ रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो। जो बजटिंग होता है वो इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ते हो ना, जैसे सच एज इशू न्यू शेयर्स, न्यू शेयर इशू कर रहे हो, डेट इक्विटी मिक्स को डिफाइन कर रहे हो और इशू न्यू डिबेंचर्स, ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग डिसीजन में फॉल करते हैं। ये किसके अंडर फॉल करते हैं, ऑल दे फॉल अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। दीस डिसीजंस इन्वॉल्व हाउ अ कंपनी शुड रेज फंड्स। फाइनेंस का मतलब कि बेटा कहां से पैसा लेके आ रहे हो, फाइनेंस का मतलब रेजिंग द फंड्स, पैसे को रेज करना, पैसा आ कहां से रहा है वो इसके अंदर क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वो जो पैसा आपने रेज किया है उसको कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां उसको लगा कहां पे रहे हो, वो पैसा लग कहां रहा है उसके बारे में बात की। फंडिंग फॉर स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कहां से पैसा लेता है, स्टार्टअप के लिए पैसा लेता है कौन देते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। तो आप लोग आजकल ये जो देखा होगा आप लोगों ने, ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं, एंजल का जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इवन के वेंचर कैपिटलिस्ट में आता है वो जो उनको पैसा देते हैं जिनके उनको पोटेंशियल नजर आता है कि नहीं यार इन लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन इनके पास स्किल है, इनके पास वो काबिलियत है कि आने वाले समय में बहुत सारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, बहुत सारी रिटर्न है वो इससे मिल जाती है। हाँ वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इंडिविजुअल विद हाई नेट वर्थ वो प्रोवाइड फाइनेंसिंग बैकिंग टू स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप और कन्वर्टिबल डेट, कॉमन सोर्स ऑफ अर्ली स्टेज फंडिंग फॉर कंपनीज विद ग्रोथ पोटेंशियल। इवन के जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी होते हैं, हाँ मतलब गवर्नमेंट भी दे देती है, लेकिन ये जो अगर देखो सीधा गवर्नमेंट ग्रांट्स करेगी कॉर्पोरेट, लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंटली देखो, सिग्निफिकेंटली ग्रोथ पोटेंशियल के लिए स्मॉल बिजनेस के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है, एंजल इन्वेस्टर्स से। तो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है यार, मतलब वो लोग वो होते हैं जिनकी नेटवर्क बहुत होती है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, कल आपको एक क्वेश्चन आया था, क्या था वो कि क्या क्वेश्चन था वो, डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर्स है, क्या नाम था उसका, कौन से इन्वेस्टर थे, एक है क्या थे, ऑगमेंटेड इन्वेस्टर्स, क्या नाम था उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन था, उसमें भी वही बात, जैसे मैंने आपको एलआईसी की एग्जांपल दी थी, तो वो उनकी नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गया, उसको नाम मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ाया था कल की क्लास में। ऑगमेंटेड इन्वेस्टर बोला था या कुछ और भी, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ऐसा कुछ था कल की। एंजल इन्वेस्टर से मिलता है और वेंचर कैपिटलिस्ट है वो मेजॉर कंपनीज को, मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अगर इन चारों में से पढ़ोगे तो यही वाला। अगर देखा जाए तो हाई रिवॉर्ड तो दोनों ही प्रॉफिट के बारे में ही बात करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आर टिपिकल इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू देयर अर्ली एज, ठीक है, उनकी जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वहां पर दिया जाता है उनके सीड अर्ली फाइनेंस में। दे टेंड्स टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑफन पर्सनली इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एंड एडवाइजिंग। तो वो कुछ जैसे ना ओनरशिप की हमें कितनी इक्विटी दे दीजिएगा, जो आप लोगों ने ये चार्ट किया बार-बार एग्जांपल दे रहे थे। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होते हैं इन्वेस्टर्स, ये इंडिविजुअल हो गए, लिखा हुआ है ये इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट है ये बड़े दाम के खेलते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट टेंड्स टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनी दैट हैज डेमोंस्ट्रेटेड, जिन्होंने ग्रोथ के पोटेंशियल दिखा दिया, ठीक है। तो ये
स्टार्टिंग में अगर देखें तो जब एक नई कंपनी है, एक ये न्यू कंपनी है और उसके न्यू डेज चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग का जो फेज चल रहा है, सपोज तो इतना स्टार्टिंग फेज है, तो यहाँ पर इंटर इन्वेस्टर आएंगे। उसके बाद ये वाला जो थोड़ा सा ग्रो हो चुका है, मतलब ये बिजनेस में बढ़ चुके हैं, तो न्यू कंपनी है वो थोड़ी सी मैच्योर कंपनी बन चुकी है, तो यहाँ पर फिर कौन पैसा डालेगा? यहाँ पर पैसा डालेगा वेंचर कैपिटलिस्ट। कौन पैसा डालते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालते हैं। ठीक है, कौन पैसा डालेगा? वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर पैसा डालते हैं। अगला सवाल, उसको फिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल रहे ब्रिज फाइनेंसिंग ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज लोन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बाय